दोस्तों, मेरा नाम है आरसी गोचर और आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के नियम। मित्रों, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पैरेलल सर्किट, समानांतर सर्किट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे साथियों प्रतिरोध के नियम। मित्रों, प्रतिरोध के नियम पढ़ने से पहले हमें ये याद होना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। मैं पहले आपको प्रतिरोध बता चुका हूँ। प्रतिरोध का एक पार्ट था, एक लेसन था जिसमें मैंने प्रतिरोध बताया आपको। तो अगर आपको प्रतिरोध तक भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना अगर आपको प्रतिरोध के बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मेरे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली आपको पता रहेगा, आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट किए। प्रतिरोध के नियम साथियों क्या है, मैं आप एक बार प्रतिरोध रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। साथियों, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक ऐसा गुण है जो धारा प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है। करंट को आसानी से इधर से इधर नहीं गुजरने देगा। अगर हम बेयर कंडक्टर यहाँ टच करेंगे तो इधर हमें करंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टिव मटेरियल है। समझ में आ गया होगा आपके। तो प्रतिरोध ये होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है मित्रों? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम में प्रतिरोध को नापते हैं। बड़ी इकाई किलो ओम होती है, इसी तरह छोटी इकाई होती है। तो हम बात करते हैं हमारे मुख्य टॉपिक है प्रतिरोध के नियम। दोस्तों, किसी भी चालक द्वारा कोई भी कंडक्टर वायर हो सकता है, उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उस पर हम बात करेंगे और वही प्रतिरोध के नियम है। आप ध्यान से सुनिए और नोट्स स्वयं बनाइए जहाँ तक हो। आपकी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करें, या जो मैं बोलता हूँ अगर आप उसी लैंग्वेज में बनाए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे लैंग्वेज में बनाइए। बुक्स की तुलना में आप स्वयं के लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा मेमोरी में फिट रहेगा, याद रहेगा। तो प्रतिरोध के नियम क्या है साथियों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी भी चालक में, चालक मतलब चालक तार है, उसमें उत्पन्न प्रतिरोध, उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। निम्न बातों पर निर्भर करेगा। क्या? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, यह मैंने आपको बताया है। ठीक है साथियों, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? निम्न बातों पर निर्भर करता है, जिसकी हम डिटेल में अभी विवेचना करेंगे। किन किन बातों पर निर्भर करता है साथियों? यही प्रतिरोध के नियम है। पहला जो नियम है इसका साथियों वो है आर। आर यहाँ पर प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा, समानुपाती एल यहाँ पर चालक तार की लंबाई है। समझिए साथियों, इससे आपको नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध। एल क्या है? चालक तार की लंबाई, लेंथ ऑफ। ठीक है। पहला नियम यह बोलता है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। देखो यहाँ पे समानुपाती है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि किसी चालक तार की लंबाई घटती है तो उसका प्रतिरोध भी घट जाता है। समझ में आ गया होगा आपकी ये चीज़, जो पहला नियम है। थोड़ा इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको, एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मानो ये चालक तार है साथियों, 200 मीटर इसकी लंबाई है। एल कितना है इसका? 200 मीटर, और इसका प्रतिरोध है 10 ओम। अब साथियों, इस चालक तार को हमने 200 की जगह 400 मीटर कर दिया, या ये मानो कि हमने दूसरा चालक तार ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो साथियों ये फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप होगा, ये फॉर्मूला पुटअप होगा। और इसमें आप ये देखो, R प्रोपोर्शनल टू L। लाइट चला गया है, कोई बात नहीं, हम हमारा वीडियो चालू रखते हैं। साथियों, बात आई है कि R प्रोपोर्शनल L, जब हम इसकी लंबाई को क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। जब लंबाई दुगनी हो जाएगी तो दुगनी हो गई नहीं यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। तो साथियों, इसलिए यहाँ पर जब लंबाई को हमने 2 गुना किया तो रेजिस्टेंस कितना था? 10। ये भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 20 ओम रेजिस्टेंस हमें प्राप्त होगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब चालक तार की लंबाई हमने 200 से 400 कर दी, 2 गुना हम हो गई, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये कहता है फर्स्ट नियम। समझ गए होंगे साथियों, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसके बाद हम बातें हैं साथियों दूसरे नियम पर।
इसका दूसरा नियम ये बोलता है साथियों, किसी चालक तार का प्रतिरोध, आर क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए क्या है दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके विलोमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, साथियों ये पेन है तो इसका जो आगे का सिरा ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो ये चालक तार का जो लंबाई है वो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होती है, अर्थात विपरीत होती है। कहने का मतलब ये है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे आप घटाओगे तो क्या होगा, चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। जितना पतला तार यूज करोगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने का मतलब क्या हो गया, ये घटेगा मतलब ये पतला हो जाएगा, तो ये घटेगा मतलब पतला तार आप यूज करोगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाओगे, ऐसी स्थिति में उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। दूसरा नियम भी आपके समझ में आ गया होगा, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। आप स्वयं लिखिए दोस्तों इनको, ठीक है। तीसरा नियम मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। तीसरा नियम यह है, किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है जिससे वो बना है, जिससे वह बना होता है। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका तीसरा नियम है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, जिस मेटेरियल से वो बना है। अर्थात अगर वो लोहे से बना हुआ है या एल्यूमिनियम से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है, या फिर लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी का तो कोई होता नहीं है, पर लकड़ी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अगर लकड़ी आपने यूज़ कर लिया तो उसका बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, लोहे का उससे कम रहेगा, एल्यूमिनियम का उससे कम रहेगा, और कॉपर का उससे कम रहेगा, चांदी का बहुत ही कम रहेगा। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उस पर निर्भर करता है जिस मेटेरियल से वो बना हुआ है। ये इसका तीसरा नियम है साथियों। इसका चौथा नियम है साथियों, वो ये है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके टेम्परेचर पर, तापमान पर भी निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके तापमान पर भी निर्भर करता है। आ गया होगा आपके समझ में ये चीज। तो ये क्या है, प्रतिरोध के 4 नियम हैं और ये आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है साथियों, ठीक है। अब हम इससे विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करना सीखते हैं साथियों। चारों नियम आपको याद होना चाहिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको अपनी कॉपी में अवश्य लिखिए, ठीक है दोस्तों। अपनी कॉपी में अपने हिसाब से लिखिए, आपको ये चारों नियम याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं अब 2 नियम को मिटाता हूँ, इसका डेरिवेशन करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालेंगे। अब देखो साथियों, पहला नियम ये बोलता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा नियम ये बोलता है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के विलोमानुपाती होता है। तो हम मानते हैं साथियों, इनको दोनों समीकरण मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। इन दोनों से देखो साथियों, आर से हमने आर लिख लिया, ये लिख लिया, एल की जगह एल लिख लिया, और एल को ए से मल्टीप्लाई वही है, 1 से करेंगे तो वही आएगा। यहाँ से हमें ये समीकरण मिल गया, इसको हम तीसरा समीकरण दे देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपके, यहाँ से ये समीकरण हमारे किस तरह प्राप्त हुई, ठीक है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टेंस आ गया, एल की जगह एल आ गया, ए की जगह ए आ गया, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर क्या है कि आर, इसको इस चिन्ह को हम हटाएंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बराबर, और इसकी जगह हमें प्राप्त होगा रो, इसको रो बोलते हैं, और एल अपॉन ए। कई में एल स्मॉल भी दे रखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, एक ही बात है साथियों। तो हमें ये प्रतिरोध प्राप्त हो गया। प्रतिरोध का सूत्र हो गया रो एल अपॉन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि आर क्या है साथियों। यहां पर आर क्या है, पदार्थ का प्रतिरोध है, आर रेजिस्टेंस है, ठीक है।
आर क्या है साथियों, रेजिस्टेंस है। रो क्या है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्थिरांक है, यह एक स्थिरांक है। और इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में इसे कहेंगे, ये ध्यान रखना आप, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है, एक स्थिरांक है। इसको किस नाम से जानेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपसे पूछे तो आपको क्या निकालना है, रो निकालना है। या आपसे पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, या आपसे पूछे प्रतिरोधकता, तब भी आपको रो ही ज्ञात करना है। आपसे पूछे रेजिस्टिविटी, तब भी आपको रो ही ज्ञात करना है। समझ गए। तो रो क्या है साथियों, ये एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम ज्ञात करेंगे रो हमें ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा मित्रों, रो यहीं रह जाएगा। वर्ज वर्णन कर दो समझने के लिए। रो को यहीं रहने दो, जिस चीज को ज्ञात करना है उसको वहीं रहने दो, बाकी को भगा दो। तो यहाँ पे आर कहाँ चल जाएगा, ए कहाँ चल जाएगा, आर के पास चल जाएगा, तो आर और ए हो गया। एल कहाँ चल जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो रो का सूत्र हो गया आर ए अपॉन एल। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र ये हो गया साथियों। आराम से समझिए, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, आपको आंसर दूंगा कमेंट में। साथियों, रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, यह एक स्थिरांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे और हिंदी में इसको प्रतिरोधकता भी कहेंगे। अब साथियों, इसका मात्रक क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। साथियों, रो है, रो बराबर क्या होगा, यहाँ पर मात्रक हम देखते हैं इसका। प्रतिरोध है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है साथियों, आपने पढ़ा है, मैंने अभी भी बताया था आपको। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इससे मल्टीप्लाई, किसी भी चीज का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हो तो वर्ग मीटर में होता है या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, कुछ भी ले लो। अगर आप वर्ग मीटर लोगे तो लंबाई भी वर्ग मीटर में आएगी। अगर आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर वर्ग सेंटीमीटर में लेते हो तो इसकी लंबाई, चालक तार की लंबाई भी वर्ग सेंटीमीटर में ही लो। तो हम यहाँ पे मीटर लेते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया साथियों मीटर स्क्वायर, हो गया वर्ग मीटर। यहाँ बटा था तो हमने यहाँ बटा लगा दिया। नीचे क्या है, लंबाई। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में लिया है तो चालक तार की लंबाई भी हम किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। समझ गए होंगे आप। अब साथियों, यहाँ मीटर इंटू मीटर है, मीटर स्क्वायर है मतलब मीटर 2 है, तो 1 मीटर से ये मीटर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा साथियों, ओम इंटू मीटर। मित्रों, ये विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अगर इसकी जगह अगर आंसर ये रहे कि ओम इंटू सेंटीमीटर, तो ये भी बिल्कुल सही है। समझ गए। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि रो क्या है, रो एक स्थिरांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। और इसकी इकाई क्या है, ओम इंटू सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की इकाई यहाँ लिख दो ओम, इसकी इकाई लिखो यहाँ पर ओम गुणा मीटर, ये इसकी इकाई है, ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रो का पता चल गया हमें, आर का हमें पता चल गया। एल क्या है दोस्तों, एल क्या है, चालक की, या आप ये लिख सकते हो चालक तार की लंबाई। अब लंबाई किस में नापेंगे, जब ये मीटर स्क्वायर है तो ये इसको भी मीटर में ही नापेंगे। चालक तार की लंबाई किस में, मीटर में। इसके अलावा यहाँ पर ए क्या है साथियों, ए है चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में होता है दोस्तों, हमेशा होता है क्षेत्रफल मीटर माना है तो मीटर स्क्वायर में। ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए अच्छी तरीके से, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और दोस्तों, अगर इसमें आपको समझ में आया है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चारों नियम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र भी ज्ञात देख लिया है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए और ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। एक भी सूत्र याद है तो हमें इसको आप आराम से बना सकते हो दूसरे सूत्र को। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की बात ही कर रहे हैं, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे थे, एक होती है चालकता। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध क्या होता है साथियों? जो धारा गुजरने में बाधा उत्पन्न करे। चालकता जो आसानी से धारा गुजरने दे, तो वो चीज़ चालकता कहलाती है। ठीक है, अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पे आते हैं। दूसरा जो टॉपिक था, प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव होता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, मिटाता हूँ मैं। ये नियम थे प्रतिरोध के। अब हम पढ़ेंगे साथियों, प्रतिरोध के तापमान पर क्या प्रभाव है। प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है प्रतिरोध पर टेम्परेचर के। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा बनता है इसमें से एग्जाम में। देखो साथियों, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई आज के टाइम पे। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सब में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, धारा को कंट्रोल करने का काम आता है ये। और आज इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह, मोबाइल से लेकर टीवी, सब में इलेक्ट्रॉनिक्स, सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इन सब में क्या लगा होता है? प्रतिरोध लगा होता है। इसके तापमान पर क्या क्या प्रभाव है वो हम इस टॉपिक में देखते हैं साथियों। तापमान जैसे जैसे चेंज होता है, तो जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस है जो प्रतिरोध है पदार्थ का, वो भी चेंज होता है। जिसलिए हमें हमें जो कई बार देखने को मिलता है, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगे हुए हैं, पैनल लगे हुए हैं, वहाँ पर उस रूम में एसी लगे हुए होते हैं। वो एसी हमारे लिए नहीं होते, वो एसी होते हैं उस सिस्टम को चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बना रहा है, तापमान का प्रभाव लिखा हुआ है, तो वहाँ पर तापमान का क्या इफेक्ट है उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर एसी लगा होता है। हम देखते हैं एटीएम में एसी लगे रहते हैं, या एटीएम को छोड़ो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आप पैनल देखिए तो उनमें एसी रूम में ही इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल फिट किए जाते हैं। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ इसके बारे में पता चलेगा साथियों। अगर वहाँ वो नहीं लगाएंगे तो वो पैनल प्रॉपर काम नहीं करेंगे और आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस परिवर्तित होता रहता है। रेजिस्टेंस का मान, जैसे टेम्परेचर का मान चेंज होगा उसी तरह प्रतिरोध का मान भी चेंज होगा। तो हम इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं साथियों, शुद्ध धातुएं। शुद्ध धातुओं का मतलब आप समझ गए होंगे। जितनी भी शुद्ध धातुएं, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना इसको। तो लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, चांदी है, ये सब क्या है? शुद्ध धातुएं। तो जितनी भी शुद्ध धातुएं हैं, इनमें क्या होता है? ताप के बढ़ने से, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ताप के बढ़ने पर क्या बढ़ता है? प्रतिरोध का मान। जितने भी शुद्ध धातुएं हैं उनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ेगा उनका, तो उनका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा साथियों। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसमें एक बात है, इनका तापीय जो प्रसार गुणांक है शुद्ध धातुओं का, ये भी आ जाता है। शुद्ध धातुओं का तापीय प्रसार गुणांक कैसा होता है साथियों? धनात्मक होता है। ये चीज याद होना चाहिए आपको। शुद्ध धातुएं जितनी भी, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या नेचुरली उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिन में गर्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति में क्या होता है? गर्मी में गर्म हो जाती है शुद्ध धातुएं। ऐसी स्थिति में उन शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ताप के बढ़ने पर इनका प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये ध्यान रखें आप, शुद्ध धातुओं के ताप टेम्परेचर के बढ़ने पर
उनके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जब बढ़ता है तो इसका ताप प्रसार गुणांक क्या होता है, धनात्मक होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरी बात आती है साथियों इलेक्ट्रोलाइट। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, और सेल और बैटरी में मैं पढ़ाऊँगा। एक भाई का कमेंट है तो मैं उस टॉपिक को लूँगा। इलेक्ट्रोलाइट उसी में बताऊँगा अच्छी तरह से क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट हो गए, और उसके अलावा इंसुलेटर यानी कि कुचालक। ये तो हम शुद्ध धातुएं हैं, इनको हम चालक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कुचालकों की और इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर और कुचालक की चीज़ें, और इलेक्ट्रोलाइट की। तो इनमें ये कौन कौन पदार्थ आते हैं साथियों इनमें, कुचालक में? कुचालक में मैं लिखूंगा नहीं, अब आप सुनिए। कुचालक यहाँ तो मैं लिख दिया। कुचालक में आते हैं मित्रों ग्लास आता है, रबड़ आता है, इलेक्ट्रिकल में अब्रक सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये प्लास्टिक, ये सब कुचालक है। इनमें क्या होता है कि इनमें जो तापमान जैसे बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। इनमें क्या होता है, इसके साथ ही आप अर्धचालक को भी ले सकते हो, ठीक है। कुचालक और अर्धचालक में ताप बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान क्या होता है मित्रों, घटता है या कम होता है। तो आपकी दोनों बात समझ में आई होगी। किस कंडीशन में, तो टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और किन धातुओं में यानी कि किन अर्धचालकों में और कुचालकों में और इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान घटता है। शुद्ध धातुओं में ये चीज ध्यान रखें, शुद्ध धातुओं में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और अशुद्ध धातुओं में मतलब कुचालकों में, अर्धचालकों में और इलेक्ट्रोलाइट में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है। ये चीज़ आप याद रख ले साथियों। शुद्ध धातुओं में तो तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इलेक्ट्रोलाइट कुचालक अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। अब जब रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो यहाँ पर जो तापीय प्रसार गुणांक है इनका, किनका, इलेक्ट्रोलाइट का, कुचालक का और अर्धचालक का, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अर्धचालक, कुचालक और इलेक्ट्रोलाइट का तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्वेश्चन आएगा। क्योंकि प्रतिरोध के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरी चीज, मिश्र धातु। साथियों दो तो हमने बोल दी, तीसरी चीज है मिश्र धातु, जिसको बोलते हैं एलॉय। एक ही बात है, मिश्र धातु बोले, इंग्लिश में इनको बोलते हैं एलॉय। एलॉय में क्या होता है साथियों, प्रतिरोध क्या होता है एलॉय का, टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत कम प्रतिरोध बढ़ता है। एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, एलॉय का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बहुत कम, मतलब नगण्य बढ़ता है। तो यहां पर क्या होता है कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक भी नगण्य होता है, मतलब तो प्लस होता है माइनस होता है। इसको हम मानते हैं कि बहुत कम बढ़ता है। जैसे कि इसके उदाहरण है, एलॉय के उदाहरण क्या है मित्रों, मिश्र धातुओं के। इसके उदाहरण है यूरेका, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा जर्मन सिल्वर और मैग्नीन भी इसका उदाहरण है। ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें, चलो हम तीनों की बात कर ली, शुद्ध धातुओं में कर ली, कुचालकों में कर ली, हमने मिश्र धातुओं में कर ली। अब गैसें भी हैं साथियों। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि गैस का भी बहुत यूज़ है। कहाँ पर यूज़ है, हमारे बल्ब में भरी होती है, डिस्चार्ज लैंपों में, वैक्यूम ट्यूबों में गैस भरी होती है और लैंपों में भरी होती है, मैं बता दिया। इनमें प्रयुक्त गैसें हैं, कौन कौन से भरी होती है, आर्गन और हीलियम, इस तरीके से भरी होती है। तो इनमें तापमान के बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है। ये भी आप ध्यान रखिए। गैसों में तापमान के बढ़ने से क्या होगा,
रेजिस्टेंस का मान घटता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिकल की दृष्टि से हम गैसों का भी उपयोग करते हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कौन सी गैसें यूज होती है? गैसों का मतलब है कि हम जो गैसें यूज करते हैं, जैसे कि हम आर्गन यूज करते हैं विद्युत में, हीलियम यूज करते हैं, नियोन करते हैं, उन गैसों के लिए ये बात कही गई है। उनमें अगर आप उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा मित्रों? घट जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो और लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो साथियों। ठीक है मित्रों, थैंक यू।